स्टेज ऑफ क्राइम 4 इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। कार्य की पूर्णता, आशय, तैयारी, प्रयत्न और कार्य की पूर्णता। जो हमारे सवाल बनते हैं, एक एक पॉइंट पे दो दो बातें आपको जानने की जरूरत है। पहला, इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। अब आशय, आशय आशय को कहां डिफाइन किया गया है? नहीं, अच्छा आशय तो आईपीसी में डिफाइन है, लेकिन बुरा आशय नहीं डिफाइन है। अच्छा आशय, अगर आप सेक्शन 52 में जाए तो वहां पे सद्भाव की बात कही गई है, गुड फेथ की बात कही गई है, जो एक अच्छे आशय का द्योतक है। उसकी परिभाषा तो है सेक्शन 52, गुड फेथ। लेकिन जब हम बुरा आशय की बात करते हैं, दुराशय की बात करते हैं, तो उसकी कहीं कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। किंतु किंतु आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आशय की झलक, दुराशय की झलक मिलती है। जैसे बेईमानी की पूर्ण, कपटपूर्ण, रीजन टू बिलीव, इन सब में हमें दुराशय की झलक मिलती है। तो एक सामान्य नियम निकल के आया कि फर्स्ट स्टेज बैड इंटेंशन है और फर्स्ट एलिमेंट भी अपराध का दुराशय है। एक तो प्रिंसिपल हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या केवल आशय, दुराशय दंडनीय है, माने किसी के बारे में केवल बैड इंटेंशन रखिए तो क्या ये दंडनीय है? इसकी दो बातें। एक सामान्य नियम क्या कहता है? नहीं, बैड इंटेंशन यद्यपि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है, बैड इंटेंशन यद्यपि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है, किंतु इसके बारे में जो सामान्य धारणा है वो यह, ये स्वयं में दंडनीय नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, ये स्वयं में दंडनीय नहीं है। अब सवाल उठता कि अगर ये स्वयं में दंडनीय नहीं है तो क्या कोई ऐसी परिस्थिति है कि जहां पे केवल आशय ही दंडनीय हो जाए? उत्तर मिला हां, उत्तर मिला हां। एक्सेप्शन ऑफ बैड इंटेंशन। सवाल यहां से बनना शुरू हुआ, क्या इंटेंशन ऑफ बैड इंटेंशन। हम सामान्य नियम क्या जान रहे हैं? आशय, बुरा, दुराशय स्वयं में दंडनीय नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी सोचिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जहां पे इंटेंशन दंडनीय है, यानी ऑफेंसेस इन व्हिच इंटेंशन इज पनिशेबल। अगर आप देखें तो इसमें नंबर 1 पे आती है धारा 121 से लेके 123, सेक्शन 121 से लेकर के 123 के बीच में जितने प्रोविजन है, वहां पे आपका केवल आशय ही इतना पर्याप्त है कि आप दंडित हो जाए। अगर 121 से लेकर के 123 के बीच में जो भी सब्जेक्ट मैटर है, ऑफेंस अगेंस्ट वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट से संबंधित ये है, इसमें जो भी चीजें होंगी, अगर उनके विरुद्ध आपने दुराशय रखा तो आप दंडित हो जाएंगे। तो पहली बात ये निकल के आई, पहली बात क्या निकल के आई? 121 टू 123। दूसरी बात क्या निकल के आई? 124A, राजद्रोह। कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए,
केवल ये सिद्ध हो जाए तो आपका जो बैड इंटेंशन है वो स्वयं में दंडनीय हो जाए। तीसरी स्थिति बनी सेक्शन 402 402 mere assembly of persons for committing the डकैती without further preparation। अगर आप सेक्शन 402 को देखें तो केवल डकैतों की टोली का सदस्य हो जाना ही अपने आप में आपको दंडित कर देगा। इसलिए अब आपकी पिक्चर क्लियर हुई। फर्स्ट स्टेज क्या है? पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है इंटेंशन। इंटेंशन के बारे में पहली बात क्या कि अच्छा आशय तो परिभाषित है किंतु बुरा आशय परिभाषित नहीं है। अच्छा आशय 52 में परिभाषित है सद्भाव पूर्वक के रूप में, लेकिन बुरे आशय का स्पष्ट प्रोविजन नहीं है किंतु विभिन्न धाराओं में बुरा आशय की झलक मिलती है। दूसरा नियम क्या बना? ओनली बैड इंटेंशन स्वयं में दंडनीय नहीं है, सामान्य नियम, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे ये पनिशेबल हो जाता है, दंडनीय हो जाता है, और वो परिस्थिति है राज्य के विरुद्ध अपराध के संदर्भ में सेक्शन 121 से लेकर के 223 के बीच में, राजद्रोह के संदर्भ में 124A के बीच में, और डकैतों की टोली का सदस्य होने में 402 के बीच में। पहला तत्व खत्म हो गया। अब दूसरी बात आई, सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम, उत्तर मिला प्रिपरेशन, तैयारी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका आशय है उस आशय की को पूरा करने में जो आपने फर्ज पहला कदम उठाया, दैट इज प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन। अब तैयारी को क्या कहीं आईपीसी में डिफाइन किया गया है? उत्तर मिला नहीं, नहीं, कोई ऐसी स्पष्ट धारा नहीं है जो तैयार। निशा अपना स्पीकर ऑफ कर लो बेटा, थैंक यू। अब तैयारी स्वयं में कहीं दंडनीय नहीं है, तैयारी स्वयं में कहीं परिभाषित नहीं है और दंडनीय भी नहीं है। लेकिन क्या इस सामान्य नियम का अपवाद है? यानी वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब तैयारी प्रिपरेशन वो दंडनीय हो जाता है? तो सवाल जब भी बनेंगे तो आपके इसी एक्सेप्शन पार्ट से बनेंगे। वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब तैयारी दंडनीय होती है? सेक्शन 122, सेक्शन 122 जो कहती है कि राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आर्म्स यानी घातक आयुध, गोला बारूद को कलेक्टिंग करना, एकत्र करने, राज्य के विरुद्ध युद्ध के लिए गोला बारूद को एकत्र करना या उसकी तैयारी करना। 122 यह तैयारी ही अभी आपने राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की, युद्ध किया भी नहीं, लेकिन युद्ध करने के लिए जो आपने तैयारी की, अगर उसी स्टेज पे आप पकड़ लिए गए तो तैयारी ही दंडनीय है। 126 इसी प्रकार से भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले राज्यों के विरुद्ध अगर आप अपराध करते हैं तो वह भी उसकी तैयारी करते हैं, अपराध नहीं उसकी तैयारी करते हैं, तो वह तैयारी भी
अपने आप में दंडनीय है। 126। इसी प्रकार से अभी आपके पास दो धाराएं हैं, 122 और 126। इसी प्रकार से सेक्शन 233 टू 235 यानी 233, 234, 235, 233 टू 235 एंड 257। ठीक है, ये किस बात की तैयारी है? अगर आप 233, 234, 235 और 257 को देखें तो प्रिपरेशन फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प, यानी गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प एवं सिक्कों के कूटकरण के लिए अगर आप कोई तैयारी करते हैं, काउंटर फिटिंग कूटकरण के लिए, किसके? कॉइन, सिक्के एंड गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प को कूटकरण करने के लिए जो भी आप तैयारी करते हैं अंडर सेक्शन 233, 234, 235 एंड 257 के अंतर्गत ये पनिशेबल है, दंडनीय है। इसी प्रकार से धारा 242, 242, 243, 243, 259, 259, 266, 266 एंड 474, 474। कौन कौन सी धारा? 242, 243, 259, 266 और 474, 474। इन धाराओं में जो अपराध हैं, ठीक है, उन अपराधों की तैयारी करना भी दंडनीय है। ठीक है, इसी प्रकार से 276, सेक्शन 276, जैसे एक कोई ड्रग है और उसको कुछ इस तरीके से तैयार करते हो कि वो दूसरे प्रकार के ड्रग के रूप में इस्तेमाल हो जाए, तो इस बात की तैयारी करना भी अपराध है। अंतिम धारा है 399, स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, डकैती करने की मात्र तैयारी ही अपने आप में अपराध है। अब आप देखिए, अगर ये सवाल प्री में आता है, आप इन धाराओं से पूछा जाएगा, दो रूपों में पूछा जाता है। सीधे धारा पूछ ली गई और पूछा गया कि बताइए इसकी तैयारी करना अपराध है कि नहीं, अथवा अगर आपसे केवल मेंस पैटर्न पे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ क्राइम, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज ऑफ क्राइम, आप अपराध के चरण से क्या समझते हैं, उसके स्टेज से क्या समझते हैं और किन पर उल्लेख कीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई? आप सीधे प्रिपरेशन, इंटेंशन और ऐसे तो नहीं ना, अब आप उसके दोनों पहलू को जाएंगे कि ये डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, उसका नेचर क्या है, वो पनिशेबल है कि नहीं है। तो एक सामान्य स्थिति में नहीं है, किंतु कुछ ही परिस्थितियां आती हैं जिसमें वो दंडनीय है। इस तरीके से प्रिपरेशन से बहुत सवाल बनता है। आपने देखा, इसको आप चाहे सब धारा एक साथ ना लिख करके, मैंने अलग अलग जिस सेट में कराया है, अगर आप उसको टाइटल के साथ जोड़ेंगे तो सबका नेचर अलग हो जाएगा। 122, 126 के अंतर्गत अपराध की तैयारी करना, 233 से 235 एंड 257 ये एक सेट हो गया।
242, 243, 259, 266 एंड 474, ये एक सेट हो गया। 276 एक सेट हो गया, और 399 ये एक सेट हो गया। इस तरीके से इंटेंशन और प्रिपरेशन ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब एक तीसरा स्टेज है, इसके बाद प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट की बात आती है, प्रयत्न की बात आती है। ठीक है, तो जब हम तीसरे स्टेज की बात करते हैं तो सवाल उठा कि जो अटेम्प्ट है, प्रयत्न है, क्या अपने आप में अपराध है? उत्तर मिला हाँ, इसका, और ये सदैव दंडनीय है। जैसे अभी तक आप इंटेंशन और प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो जनरल प्रिंसिपल था को दंडनीय नहीं है, अपवादिक दशाओं में दंडनीय है। लेकिन जब आप अटेम्प्ट की बात करते हैं तो ये सदैव दंडनीय है। अब सवाल उठा कि ये बात है कहां पे? तो पूरी आईपीसी में कुछ धाराएं ऐसी हैं जो सीधे अटेम्प्ट को परिभाषित करती हैं। जैसे 307, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। 307 में क्या ही बात? अटेम्प्ट टू मर्डर। 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध के लिए प्रयत्न। 309 कमिट टू सुसाइड। अब 307 मर्डर की बात, 308 कल्पेबल होमिसाइड, 309 सुसाइड की बात। 326 बी अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक। 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। 398 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड डकैती विथ डेडली वीपन, खतरनाक आयुध के साथ लूट एवं डकैती का प्रयत्न करना। और अंत में जो कुछ भी बचा है उन सब को सेक्शन 511 ने संभाल लिया। 511 जिन अपराधों के लिए आईपीसी में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, स्पेशल सेक्शन नहीं है अटेम्प्ट का, यदि आप उनका अपराध करने का प्रयत्न करते हैं तो वो 511 के साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो सेक्शन एक बार फिर से रिपीट कर दिए। 307, 308, 308, 309, 326 बी, 393, 398 और 511। यस सर, थैंक यू। ठीक है, अब जो स्टेज ऑफ क्राइम था वो आपका इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। अब चौथा अकम्पलिशमेंट, कार्य की पूर्णता। कार्य पूर्ण हो गया, जैसा अपराध जैसा परिणाम वैसा दंड। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्टेज ऑफ क्राइम है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्पलिशमेंट, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका जो एक्सेप्शन है, अगर आप उसको याद करते हैं, उसको संभाल लेते हैं
तो निश्चित रूप से आपका ये कंसेप्ट आपके काम आ जाएगा और जो सवाल बनते हैं वो आप इसको कवर कर ले जाएंगे। ये बात समझ में आई बेटा? पूरी आईपीसी में 6 प्रकार की लायबिलिटी है। अब ये सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप आपका खत्म हो गया, जो हम 4 स्टेप पढ़ाना चाह रहे हैं, स्टेज ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिरिया और क्रिमिनल लायबिलिटी। अब हम दूसरे नंबर पे आए हैं, स्टेज ऑफ क्राइम खत्म हो गया, क्रिमिनल लायबिलिटी। पूरे इंडियन पेनल कोड के जो प्रोविजंस हैं, अगर उसका सबका डीप एनालिसिस आप करें तो 6 प्रकार की लायबिलिटी का जिक्र किया गया है। पहला पर्सनल लायबिलिटी, दूसरा ज्वाइंट लायबिलिटी, तीसरा विकैरियस लायबिलिटी, चौथा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पांचवा कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, छठवां इंचर्ट लायबिलिटी, अपूर्ण अपराध। कितनी लायबिलिटी हो गई? 6। पर्सनल लायबिलिटी एक ऐसी है कि जो ये बाकी लायबिलिटीज हैं, इसके बाद जो कुछ बचता है वो सब पर्सनल लायबिलिटी में आ जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम पर्सनल लायबिलिटी पे काम ना करके बाकी जो 5 लायबिलिटी हैं उस पे काम करें और उसको समझने की कोशिश करें। कुछ करने की जरूरत नहीं। किसी भी लायबिलिटी के लिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, एक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, मेंसिरिया होनी चाहिए। तीसरा, एक्टसरिया होनी चाहिए और चौथा, एक रिजल्ट होना चाहिए। मतलब क्या निकल के आया? किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए अधिकतम कितने चीजों की आवश्यकता है? अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम 4। P फॉर पर्सन, M फॉर मेंसिरिया, A फॉर एक्टसरिया एंड R फॉर रिजल्ट। अब आप देखिए, इस 4 अल्फाबेट को आप नोटिस में रखिएगा। P फॉर पर्सन, M फॉर मेंसिरिया, A फॉर एक्टसरिया, R फॉर रिजल्ट। अगर ये चारों मिल गए, लायबिलिटी बिल्कुल निश्चित है। कोई न कोई तो दायित्व आपका बना और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हम काइंड ऑफ लायबिलिटी पे आते हैं तो हमने सबसे पहले जज किया ज्वाइंट लायबिलिटी की बात। ज्वाइंट लायबिलिटी की बात। अब जब ज्वाइंट लायबिलिटी माने अब हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ क्राइम। एलिमेंट ऑफ क्राइम, पहला एक व्यक्ति होना चाहिए। अब ज्वाइंट लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी को मैं छोड़ रखा हूं,
उसके बाद जितनी सब आए उसके लिए आप आएंगे आइंदा इसके लिए। अब ज्वाइंट लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी में क्या करिए, ऐसे आप लिखिए ज्वाइंट लायबिलिटी डैश, एक ब्रैकेट में लिखिए P1 प्लस P2, माने P माने पर्सन, यानी अब सेवरल पर्सन हो गए। अगर आप सेक्शन 34 को देखें तो वहां पे लिखा है कि जब दो या अधिक व्यक्ति अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई कार्य करते हैं तो वे सब उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होंगे मानो वह कार्य अकेले ही किया गया है, अकेले ही किया गया है ज्वाइंटली। तो P की जगह पे हमको सेवरल पर्सन जोड़ना है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया P1 प्लस P2। अब व्यक्ति तो हमको मिल गया, क्या मेंथेरिया चाहिए? उत्तर मिला हाँ, हमें ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए मेंथेरिया भी चाहिए। फिर क्या एक्टसरिया चाहिए? उत्तर मिला हाँ, हमें एक्टसरिया ए भी चाहिए। फिर पता चला क्या कोई रिजल्ट चाहिए? उत्तर मिला हाँ, हमें एक परिणाम भी चाहिए। इट मींस ज्वाइंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ब्रैकेट में P1 प्लस P2 ब्रैकेट बंद प्लस M प्लस A प्लस R। अगर ये तत्व मिल गए तो जिसके साथ ये घटित हो जाएगा वो जो व्यक्ति होंगे P1 प्लस P2 या P3 P4 वो सब के सब ज्वाइंट लायबिलिटी के अधीन आ जाएंगे। अब जब ज्वाइंट लायबिलिटी की बात आती है, ज्वाइंट लायबिलिटी की बात आती है, आखिरी लाइन पे है क्या? आखिरी अब मैं दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, एक ज्वाइंट लायबिलिटी, एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब दोनों के देखिए डिफरेंस देखिए। अब देखिए अभी मैं ज्वाइंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, अब ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए क्या बात बन गई? P1 प्लस P2 प्लस M माने मेंथेरिया प्लस एक्टसरिया प्लस रिजल्ट। क्या आप आईपीसी में कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो सीधे ज्वाइंट लायबिलिटी को कवर करती हैं? हम लोग चुप कहां कर बैठते हैं? सवाल हमसे पूछा जाता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, हम सेक्शन लिखते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी की। सवाल हमसे पूछा जाता है ज्वाइंट लायबिलिटी, हम सेक्शन लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की। दोनों जानिए, दोनों को डिफरेंशिएट करिए। सेक्शन 34 किसकी बात कर रहा है? ज्वाइंट लायबिलिटी की। सेक्शन 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी ज्वाइंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। 149 कॉमन ऑब्जेक्ट ज्वाइंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। 395 डकैती ज्वाइंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। 402 ज्वाइंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। अब जो क्रिमिनल लायबिलिटी ज्वाइंट लायबिलिटी के रूप में इंपोज हो रही है, कौन कौन सी धारा हो गई? 34, 120B, 149, 395, 402। ठीक है। इसी प्रकार से जब आप कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करते हैं, अभी तो ज्वाइंट लायबिलिटी की बात हुई, अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात आती है, उसके भी प्रोविजन आईपीसी में है। अब आप देखिए ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए क्या जरूरत थी? चारों अल्फाबेट चाहिए, ये बेसिक डिफरेंस है। चारों अल्फाबेट चाहिए, पी पर्सन भी चाहिए, एम मेंथेरिया भी चाहिए, ए एक्टसरिया भी चाहिए एंड आर रिजल्ट भी चाहिए। तो ज्वाइंट लायबिलिटी इक्वल टू पी प्लस एम प्लस ए प्लस आर। अब आई बात कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की।
कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में क्या नहीं चाहिए? ए, कार्य की आवश्यकता नहीं, यानी P + M + R अगर बिना कार्य किए अगर व्यक्ति हो, व्यक्ति के मन में केवल दुराशय हो और कोई कार्य ना करे, सीधे परिणाम निकल आए, लायबिलिटी अगर बन रही है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से संबंधित क्या धाराएं हैं? क्योंकि ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव के बीच में बहुत महीन सीमा रेखा, बहुत संक्षिप्त अंतर है, इसलिए सेक्शन 34 दोनों को कवर कर लेती है। तो सेक्शन 34, इसके बाद इसकी झलक मिलती है 108 में। सेक्शन 108, जहां पे आप अगर जाके पढ़ेंगे, जहां पे बात लिखी गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक ऐसे व्यक्ति को एवेट करता है जो अपराध करने में अक्षम है और उसके परिणाम स्वरूप वो एवेट कर देता है, वो कार्य कर देता है, तो एवेट करने वाला वैसे ही दायित्व के अधीन होगा मानो कि उसने वह कार्य स्वयं किया है। ठीक है। अब यहां पे एक सवाल बनता है कि क्या जो अपराध करने में अक्षम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा? लगेगा, उसके ऊपर भी चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं कि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसे बचाएगी कौन? सेक्शन 82 आईपीसी। 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में कि क्या एक्टस रिया की आवश्यकता है? उत्तर मिला नहीं, उत्तर मिला नहीं। यहां पे देखिए, ये व्यक्ति बैठे बैठे केवल एवेट किया और कोई कार्य नहीं किया, कार्य करने वाला तो कोई दूसरा, फिर भी लायबिलिटी आ गई। तो व्यक्ति होना चाहिए, मेंसिरिया होनी चाहिए और सीधे रिजल्ट निकलता हो। तो कहां पे निकल के आया? सेक्शन 34 में। कहां निकल के आया? 108 में। कहां निकल के आया? 114 में। अगर 114 को देखें, जहां पे बात लिखी गई है कि यदि एबेटेड पर्सन और एबेटर यानी दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित दोनों ही घटना स्थल पर साक्षात उपस्थित है, तो वह सब एक समान दंड से दंडनीय होंगे। अब एबेटर ने कुछ किया? नहीं किया, उसने केवल इतना कहा मारो, काम तो किसी और ने किया। लेकिन जिसने कार्य किया वो तो दायित्व के अधीन आएगा। एबेटर ने क्या कोई कार्य किया? नहीं, उसने केवल कहा मारो, हम देख लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे, मारो। तो इट मीन्स अगर बात 114 अप्लाई हो गई तो जिसने कुछ भी एक्टस रिया नहीं किया है, केवल मेंसिरिया किया, व्यक्ति हुआ, मेंसिरिया हुआ, रिजल्ट पाया, लाइबल हो जाएगा। कौन कौन सी धारा निकल के आई? 34, 107 और 114। अगली धारा क्या निकल के आई? 149। अभी वहां पे भी जा रही थी, ज्वाइंट लायबिलिटी में भी, यहां भी, क्योंकि यहां भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो काम नहीं कर रहे हैं फिर भी लायबल हो रहे हैं। इसके बाद आई 396। अभी उसमें 395 थी, सब के सब दायित्व के अधीन होंगे। लेकिन जब 396 आई तो हत्या सहित डकैती, क्योंकि लूट करने का काम तो कुछ लोगों ने किया, लेकिन हत्या सबने मिलकर नहीं की। हत्या तो किसी ने, एक या दो लोगों ने मिलकर की, लेकिन बाकी सब के सब जो हत्या में शामिल नहीं थे, बाकी तो कुछ लोग लूट में शामिल थे। हत्या करने वाला तो उस ग्रुप का कोई एक दो मेंबर ही रहा होगा। ठीक है, उस परिस्थिति में 396 कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। एक धारा है 460, 460। तो अब आप देखिए,
34, 108, 114, 149, 396, 460, 34, 120B, 149, 395, 402। ज्वाइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्ति भी चाहिए, पी सेवरल पर्सन, एम मेंसरिया भी चाहिए, ए एक्टसरिया भी चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के लिए एक्टसरिया नहीं, व्यक्ति चाहिए, मेंसरिया चाहिए और रिजल्ट चाहिए। तीसरा निकल के आया बकैरियस लायबिलिटी। बकैरियस लायबिलिटी अब समझ लीजिए बस फास्ट में। बकैरियस लायबिलिटी इक्वल टू मार, MAR, यम माने यम सॉरी PAR। बकैरियस लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ? PAR मतलब पर्सन चाहिए, पहला सही था सर। पहला मार। सही था ना, तभी तो मैं भी जी रुक सर। गया। जी सर। अभी तभी तो मेरी भी रील रुक गई बेटा। जी सर। मेंसरिया, एक्टसरिया और रिजल्ट तीन चाहिए। यहां अगर व्यक्ति सीधा नहीं जुड़ा है तो भी लायबिलिटी आ जाएगी बकैरियस लायबिलिटी में। ठीक है, चलो दुर्गेश थोड़ी बात बताओ, बकैरियस लायबिलिटी से संबंधित आईपीसी में कितनी धारा? सर 3 धारा है कौन कौन सी? सर, 154, 155, 156। ठीक कहा आपने। 154, 155 एंड 156 रिलेटेड टू बकैरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित। अगर आपसे छोटा शार्ट नोट भी पूछ लिया गया, व्हाट डू मीन बाय बकैरियस लायबिलिटी, और भारतीय दंड संहिता में इससे संबंधित प्रोविजन कहाँ पे हैं? 154, 55, 56 से। एलिमेंट क्या हुआ? मार। इसमें व्यक्ति का सीधा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या बनी? दूसरी स्थिति क्या बनी? दूसरी स्थिति क्या बनी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक ना, इसमें क्या जरूरत है? पार, PAR, यानी पर्सन की जरूरत है, एक्टसरिया की जरूरत है और रिजल्ट की जरूरत है। आप खतरनाक कुत्ता टहलाने लेके गए, कोई आशा नहीं कि था कि आप किसी को कटवाएं। कुत्ता हाथ से छूट गया, किसी को काट लिया, आप बच नहीं पाएंगे। पार। दुर्गेश, इससे संबंधित कौन कौन सी धारा है? सर इससे संबंधित है 268 है, 272 है, नहीं 262, 273, 376, 494 और चैप्टर 10। थोड़ा गलत है। 268 है, 362 है, 362, 363, 376, 494 एंड चैप्टर 10। 268, 362, 363, 376, 494 और चैप्टर 10, इन धाराओं में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई है। कितना हो गया भाई? पर्सनल लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और विकैरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब अपूर्ण अपराध की बात आई। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? केवल पर्सन और मेंसरिया। ठीक ना, नो एक्ट एंड नो रिजल्ट। कोई कार्य ना करिए, कोई रिजल्ट ना निकले, तब भी आप लायबिलिटी के अधीन आ जाते हैं। जैसे 399, 400, 401, 402, 399, 400, 401 एंड 402। केवल व्यक्ति हो, मेंसरिया हो, नो एक्ट नो रिजल्ट, तो भी आपकी लायबिलिटी हो गई।
दूसरा दूसरा व्यक्ति है, मेंसरिया है, एक्टसरिया है और कोई रिजल्ट ना निकले, नो रिजल्ट, यहां रिजल्ट गायब, आर गायब है तो भी लाइबिलिटी हो गई। जैसे 107 आपने बी को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाई, गोली उसको नहीं लगी या आपकी बंदूक मिस हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो हंसता हुआ चला गया। लेकिन व्यक्ति है, आपके मन में दुराशय है, आपने कार्य भी कर दिया, परिणाम नहीं निकला तो भी लाइबिलिटी हो गई। जैसे 107 से 120 जो एबेटमेंट का पार्ट है और क्रिमिनल कंसिपरेसी और सेक्शन 511 जो अटेम्प्ट के पार्ट है, या यूं कह सकते हैं अपूर्ण अपराध की श्रेणी में आने वाले जो अपराध है उसमें केवल एक स्थिति में पर्सन और मेंसरिया की जरूरत है, नो एक्ट नो रिजल्ट, उससे संबंधित धारा, और दूसरे में पर्सन मेंसरिया एंड एक्टसरिया है किंतु नो रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपने इन 4 यूनिट में स्टेज ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया और क्रिमिनल लायबिलिटी, इन 4 में से आपने 2 का अध्ययन किया, स्टेज ऑफ क्राइम और क्रिमिनल लायबिलिटी। कल आपको डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया और समय बचा, कल बड़ा टॉपिक है, अगर समय बचा तो एलिमेंट ऑफ क्राइम, इन दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।